हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जे गाइड बाय आईटीएन। सो अगेन दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग क्या करेंगे, टुडे वी विल रिवाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर जे मेंस इन 15 मिनट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, सिंपल सॉल्ट्स और एडिशन सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स अपने को पता ही है, जो बेसिक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सॉल्यूशन में जाते ही कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। अब एक एडिशन सॉल्ट्स आते हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जैसे कि जब आप K4 Fe6 लोगे ना और उसको डिसोशिएट करोगे तो आपका पानी में 4K प्लस और Fe6 4 माइनस डिसोशिएट होता है। जो ये Fe6 4 माइनस है ये फल्टी डिसोशिएट नहीं होता। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इसी को अपन लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। इसी को अपन लोग इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद आती है अपनी की टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। जब भी आप कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हो जैसे कि K4 Fe6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने आपके लिगैंड्स सेंट्रल एटम्स जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल एटम अपना आयरन है और इससे कितने लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, 6 साइनाइड लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, तो आपका 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर आता है किलेशन। किलेशन क्या होता है, किलेशन ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा जब आपके लिगैंड्स डोनर एटम्स जब आपके उस सेंट्रल मेटल एटम्स जुड़े हुए होते हैं और एक रिंग बना रहे होते हैं, व्हेन डाई और पॉलीडेंटेड लिगैंड्स यूज मल्टीपल डोनर एटम्स टू साइमल्टेनियसली फॉर्म अ रिंग। मतलब कुछ ऐसे लिगैंड्स होते हैं जहाँ पे अपन लोग दो या तीन जगह से मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, तो वो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जब रिंग बनती है उसी चीज़ को अपन लोग किलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर आता है आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। मोनोडेंटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाइंड थ्रू अ सिंगल डोनर एटम। Cl माइनस में यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, उससे बाइंड कर लेंगे। Br माइनस NO2 प्लस NH3, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा H2O। तो ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जो एक सिंगल डोनर एटम से बाइंड करते हैं। बाइडेंटेड, बाइडेंटेड जैसे कि आपका En हो गया। अब En में क्या होता है, N पे एक लोन पेयर होगा यहाँ पे और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। तो बेसिकली ये NH2 में एक लोन पेयर यहाँ पे हो गया, एक लोन पेयर यहाँ पे हो गया। तो अब इमेजिन करो एक बाइंडिंग यहाँ से हो रही है, एक बाइंडिंग यहाँ से हो रही है, तो इस चक्कर में ग्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। सिमिलरली ऑक्सीलेटोम आयन में भी बाइडेंटेड लिगेंड होता है। पॉलीडेंटेड जो दो से ज़्यादा होते हैं, EDTA होता है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। मतलब यहाँ पे छह तरीकों से आप बाइंड कर सकते हो। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें बाइंडिंग तो एक ही जगह से होती है, लेकिन जैसे कि NO2 माइनस है तो यहाँ पे आप N से भी बाइंड कर सकते हो और O से भी बाइंड कर सकते हो। NO2 माइनस में आप N पे लोन पेयर होता है वहाँ से बाइंड कर सकते हो, और ONO माइनस में आप ऑक्सीजन से बाइंड कर सकते हो। तो डोनेट तो एक ही टाइम पे एक ही करेगा, लेकिन दो तरीके से आप कर सकते हो, इसलिए उसको एम्बीडेंटेड बोलते हैं। सिमिलरली SCN माइनस या फिर NCS माइनस। ठीक है, इस पे एक आइसोमेरिज्म भी है, वो अपन लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आयुपैक नेमिंग रूल्स। तो दो तरीके होते हैं, क्या तो आपको नेम दिया होगा फॉर्मूला पूछेंगे, या फॉर्मूला दिया होगा नेम पूछेंगे। फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं, अगर अपने को नेम दिया हुआ है तो अपन लोग फॉर्मूले में हमेशा कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। और कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले अपन लोग सेंट्रल मेटल आयन लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड्स लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और ये तो हमेशा का रूल है कि चार्ज ऑन कैटायन शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन। तो जैसे कि यहाँ पे पेंटा अमीन नाइट्रो एंड कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, तो क्लोराइड एनायन हो गया तो अपन बाद में लिखेंगे। पेंटामीन है मतलब NH3 है। एन कोबाल्ट 3 का मतलब हो गया कि यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 3 है, तो यहाँ पे कोबाल्ट 3 प्लस आएगा। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, NO2 माइनस होता है, तो +3 -1 +2 हो गया, और यहाँ पे -2, इसलिए यहाँ पे Cl2 हो गया। तो बस आप नॉर्मल रूल्स को फॉलो करके चलोगे तो आप आराम से फॉर्मूला लिख सकते हो। सिमिलरली जब मेरे को नेम लिखना होगा तो मैं फॉर्मूले से नेम लिख लूँगा। इसमें भी वही रूल है, कैटायन फर्स्ट लिखोगे फिर एनायन लिखोगे। पहले अपन ने पोटेशियम लिखा जो कैटायन है, फिर एनायन, क्योंकि यहाँ पे अपना जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एनायन के फॉर्म में है। लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे, उसके बाद अपन लोग कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा बाद में आता है, जैसे कि यहाँ पे आयरन है ना, तो ये हमेशा आपके लिगेंड्स के बाद में आएगा। और अगर ये एनायन होगा तो आखिरी में 8 लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये एनायन के फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पे 8 लग गया। मल्टीपल लिगेंड्स होंगे तो डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करेंगे या फिर बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज़ करेंगे। ये तब यूज़ करते हैं जब अपने लिगेंड्स ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि अपना ऑक्सीलेट हो गया। उस केस में अपन लोग अगर C2O4 2 माइनस के अगर मेरे पास 2 लिगेंड होंगे तो फिर मैं बिस ऑक्सीलेट यूज़ करूँगा, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक लिगेंड है और वही चार्ज को बैलेंस कर देंगे, तो अपन आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि इस केस में पोटेशियम अपना कैटायन है, तो पोटेशियम 6 अपने पास साइनो है तो हेक्सा साइनो और फेरेट। और यहाँ पे 2 कैसे आया, क्योंकि
के +1 होता है तो ये हो गया +4, तो इस पे चार्ज होना चाहिए -4, और साइन एड -1 होता है तो ये हो जाएगा -6 + x शुड बी इक्वल टू -4, तो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट हो गई +2। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आती है अपनी आइसोमेरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसको ध्यान से सुनना। दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, एक स्ट्रक्चरल एक स्टीरियो। स्टीरियो में दो टाइप की फर्दर आती है, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल, तो अपन लोग एक एक करके सारी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये आती है अपनी आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या होता है, जब आपका काउंटर आयन किसी लिगैंड को डिस्प्लेस कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर सल्फेट है, सल्फेट अंदर आ जाएगा, Br- बाहर चला जाएगा, तो CONH3SO4 और Br बाहर आ जाएगा। तो जब अपना काउंटर आयन जो बाहर वाला है और अंदर वाला जो लिगैंड है वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, उस केस में अपन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन में वाटर, नाम से समझ में आ रहा है, वाटर डायरेक्टली बॉन्डेड वर्सेस फ्री सॉल्वेंट, मतलब क्या तो आपका वाटर लिगैंड के फॉर्म में होगा या फिर जैसे कि इसमें होता है बाहर आ जाएगा और काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा। सेम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसा ही है, बस इसमें वाटर इंक्लूड रहता है H2O। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं ना, जहाँ पे बॉन्डिंग तो एक ही से होती है लेकिन बॉन्डिंग के दो जरिए होते हैं, जैसे कि NO2- में क्या तो आप ऑक्सीजन से बॉन्ड कर सकते हो या फिर N से बॉन्ड कर सकते हो। तो वही अगर आप N से बॉन्ड कर रहे हो तो एक टाइप का कंपाउंड बनेगा, O से बॉन्ड कर रहे हो तो एक टाइप का कंपाउंड बनेगा। तो एम्बीडेंटेड लाइगेंड से जो आइसोमेरिज्म होती है उसको अपन लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एज नेम सजेस्ट, दोनों कैटायन और एनायन आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होंगे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो लिगैंड्स हैं ना वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया है लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट के साथ साइनाइड है, तो ये साइनाइड और ये अमोनिया एक्सचेंज हो गए आपस में, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को अपन लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था। अब आगे चलते हैं। अब आती है अपनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में सबसे पहली बात, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब स्क्वायर प्लेनर में सबसे पहले Ma2B2 टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड है, जब दोनों क्लोरीन एक की तरफ हो या दोनों अमोनिया एक की तरफ हो, मतलब एक साथ हो तो उसको सिस बोलते हैं, और जब अपोजिट 180 डिग्री पे हो तो उसको ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आता है अपना MABCD टाइप, जहाँ पे अपने चारों लिगैंड्स अलग होते हैं, तो उस केस में 3 आइसोमर बनते हैं, ट्रांस में 1 बनता है और सिस में 2 बनते हैं। ठीक है, फिर आता है MAB2 टाइप। MAB2 टाइप में भी 2 आइसोमर बनते हैं, एक सिस बनता है एक ट्रांस बनता है। ठीक है, MAB का मतलब क्या है, AB का मतलब बाइडेंटेड लिगैंड होता है यहाँ पे। फिर आता है अपन लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पहला जो बनता है वो Ma4B2 के लिए बनता है, वही सिस और ट्रांस, जैसे कि अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो Cl है वो यहाँ पे आपस में एक साथ में है तो ये सिस वाला फॉर्म होगा, और यहाँ पे Cl आपस में अपोजिट पे है तो ये ट्रांस वाला पेयर होगा। तो ये सिस और ट्रांस 2 आइसोमर बनते हैं। उसके बाद अपन लोग चलते हैं, जैसे कि क्लोरीन आइटम एडजेसेंट 90 डिग्री, और अगर ट्रांस पे होगा तो 180 डिग्री अपार्ट होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड आते हैं Ma3B3 टाइप के, इसमें 2 आइसोमर बनते हैं, फेशियल और मेरिडियनल। फेशियल में क्या होता है, जो आपके 3 सेम लिगेंड होते हैं ना वो एक ऑक्टाहेड्रल के एक फेस पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है A एक फेस बन रहा है, B एक फेस बन रहा है, तो एक फेस ये बन रहा है एक फेस ये बन रहा है, तो इसको बोलते हैं फेशियल। और मेरिडियन में क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल के एक मेरिडियन पे होंगे, मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये तीनों आपस में एक साथ ही है लेकिन यहाँ पे इन तीनों के बीच में एक का गैप है, तो इसको अपन लोग मेरिडियन बोलते हैं और इसको फेशियल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, फेशियल और मेरिडियनल वाला, इसको अच्छे से देख लेना। फिर Ma2B2C2 टाइप में 5 आइसोमर होते हैं, और जब सारे के सारे अलग हो तो 15 आइसोमर होते हैं। तो ये अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर था। अब चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपन लोग सुपर इम्पोजिबल इमेजेस देखते हैं। अगर एक कंपाउंड अपनी मिरर में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है देन तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और अगर ये कार्बन से जुड़ा होता है तो फिर जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसको अपन लोग कायरल कंपाउंड भी बोलते हैं। जैसे कि जब चारों लिगेंड अलग होंगे, तो चारों लिगेंड जब भी अलग होंगे तो आप कभी भी मिरर के सामने उसको रखोगे तो कभी भी वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि चारों लिगेंड अलग है, आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तो ये एक कायरल कंपाउंड है।
और कायरल कंपाउंड है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जैसे कि एग्जांपल PtCl4 2-, ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड, और इसमें चारों चारों क्लोरीन है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि हमेशा इसकी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ही बनेगी, क्योंकि चारों क्लोरीन है और स्क्वायर प्लेनर है मतलब एक ही प्लेन पे है। तो ये आपका सुपर इम्पोजिबल है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। सिमिलरली एक कोबाल्ट En3 3-, अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है, क्योंकि जो आपका En है वो बाइडेंटिक लिगैंड है। तो इस केस में जब आप मिरर के सामने इसको रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, इसलिए ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। फिर आती है अपनी बॉन्डिंग थ्योरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी में क्या बताया, वर्नर्स थ्योरी ने बेसिकली दो वैलेंसी में डिवाइड किया, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में मेन चीज़ होती है कि वो ऑक्सीजन स्टेट बताती है, और सेकेंडरी वैलेंसी में मेन चीज़ होती है कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। जैसे कि इस केस में जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर है क्रोमियम का वो 6 है, क्योंकि 6 लिगैंड से बाउंडेड है। तो जो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 हो गई, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, प्राइमरी वैलेंसी आपकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है ना क्रोमियम की, इस केस में कितनी होगी, H2O न्यूट्रल लिगैंड है, क्लोरीन -1 होता है, यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई और सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। क्लियर। और बाकी प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल और डायरेक्शनल होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंपाउंड देके पूछेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये सेम है जो अपन लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो sp3 वाला टेट्राहेड्रल बनता है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, d2sp3 ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसमें आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ होता है, इसमें इनर डी ऑर्बिटल यूज़ होता है। आउटर यूज़ होता है इसलिए हाई स्पिन होता है, इनर यूज़ होता है इसलिए लो स्पिन होता है, क्योंकि इसमें पेयरिंग हो जाती है, इसमें पेयरिंग नहीं हो पाती। बेसिकली जो आपका मेटल और लिगैंड होते हैं ना, वो आपस में ओवरलैप करते हैं और बॉन्डिंग बनाते हैं, और जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है उससे आपकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। मतलब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल बनेगा, DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, ऐसे वही सेम चीज़ है जो अपन लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। फिर आती है सबसे मेन चीज़, सबसे मेन थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें क्या होता है, ये ऐसे मानते हैं इस थ्योरी में कि मेटल लिगैंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जब तक कोई लिगैंड नहीं आता तब तक डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट होता है। डीजनरेट का मतलब होता है कि उनकी जो एनर्जी है पांचों डी ऑर्बिटल्स की वो सेम होती है, जब तक कोई एक्सटर्नल लिगैंड नहीं आता। और टेट्राहेड्रल की केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ऑक्टाहेड्रल से कम होती है। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल की केस में सिर्फ 4 लिगैंड्स अप्रोच करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की केस में 6 लिगैंड्स अप्रोच करेंगे। तो 6 लिगैंड जब अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए टेट्राहेड्रल की एनर्जी हमेशा ऑक्टाहेड्रल से कम होती है, एंड ये उनके बीच में रिलेशन होता है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल केस के कॉम्प्लेक्स में जो 6 लिगैंड आपस में अप्रोच करते हैं ना, एक तो उनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, और रिपल्शन के साथ क्या होता है, जो आपके dx2 y2 ऑर्बिटल और dz2 ऑर्बिटल जो होते हैं ये एक्सिस के अलॉन्ग अलाइंड होते हैं, और एक्सिस के अलॉन्ग जब ये अलाइंड होंगे तो ये हाई एनर्जी फेस करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड्स आ रहे होते हैं वो भी अलॉन्ग एक्सिस आ रहे होते हैं, तो एक्सिस के अलॉन्ग ज़्यादा रिपल्शन लगता है। तो इसलिए जो आपके एक्सिस के लॉन्ग ऑर्बिटल्स हैं उनको ज़्यादा रिपल्शन फेस होता है, इसलिए ये दोनों ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी पर चले जाते हैं, और जो आपके dxy dyz और dxz है ये लो एनर्जी पर रह जाते हैं। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इस सेट को हम लोग T2g बोलते हैं, और इस सेट को अपन लोग Eg बोलते हैं विथ हाई एनर्जी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ पे एक्सिस के अलॉन्ग लोअर रिपल्शन होता है, इसलिए यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। जो आपका T2 सेट है वो हाई एनर्जी का चले जाता है, और जो आपका E सेट है वो लो एनर्जी पे आ जाता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल टेट्राहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल से कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होते हैं और यहाँ पे 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होते हैं। फिर CFSE के जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको क्या क्या फैक्टर से डिपेंड करती है, जिस पे ये सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट अगर ज़्यादा होगा तो आपकी CFSE ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ मेटल 5D के केस में CFSE ज़्यादा होगी, 4D के केस में उससे कम, और 3D के केस में उससे कम। नंबर ऑफ लिगैंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने ज़्यादा लिगैंड्स होंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लिगैंड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये ऑर्डर बताती है लिगैंड्स का। ये मैंने एज इट इज़ विकीपीडिया से उठाई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर डायरेक्टली जेईई मेंस में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। फिर सबसे लास्ट स्लाइड,
एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस वाली, इससे भी सवाल आते हैं जेईई मेंस में कि क्लोरोफिल किससे बना होता है। ये तीनों ही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, हीमोग्लोबिन आयरन का होता है और विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है कि एंटी कैंसर एजेंट के तरह सिस्प्लेटिन यूज़ होता है और EDTA लेड पॉइजनिंग ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल अपने पढ़े ये विल्किंसन कैटलिस्ट एल्किन हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है, जहाँ पे अपना रोडियम कैटलिस्ट यूज़ होता है, और सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में भी अपन लोग यूज़ करते हैं। फिर आते हैं मेटल कार्बोनल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। मेटल कार्बोनल्स में हमेशा ध्यान रखना, दो बॉन्ड बनते हैं। एक होता है मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड, जो जहाँ पे अपना जो CO कार्बोनल होता है वो डोनेट करता है, और एक बनता है MC पाई बॉन्ड, जहाँ पे अपन मेटल से कार्बन को डोनेट करते हैं, जिसको अपन लोग बैक डोनेशन बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है और इसको अपन लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और क्योंकि MC बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, तो अपना जो कार्बोनिल का CO बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। तो ये अपने मेटल कार्बोनिल्स थे। ये एक पूरा शॉर्ट रिवीजन था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ये आपको जेईई मेंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिवीजन देगा। अगर आप ये करके जाओगे तो यू कैन श्योरली एक्सपेक्ट टू गेट गुड मार्क्स इन योर जेईई मेंस। और मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा आपके जेईई मेंस 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, जो कि जनवरी में है। मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा, जहाँ पे मैं हर एक चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन बनाता रहूँगा 5 to 10 मिनट्स में। इसके साथ ही मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पे मैंने जेईई मेंस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जो कि पेपर में आने की वेरी हाई चांसेस है। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। उस प्लेलिस्ट के लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर अपन लोग ले लेंगे। तो इसी टाइप के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और आज के लिए फिर इतना ही, अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।